की साइड में जाएगी, रेवाड़ी की साइड के लिए। और आगे जो पुल दिखाई दे रहा होगा, ये मेरठ मेट्रो का, रैपिड मेट्रो का पुल है, जो कि अब अंतिम निर्माणाधीन पड़ाव की ओर है। और उसके बाद कुछ समय बाद इस पे भी मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए सामने जो पुल और सुविधा मिलती थी, लेकिन जैसे ही टोल लेना बंद हुआ और यह रोड जो है इसके ऊपर केस लगा, तब से लेके अब तक इस रोड पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ गई हैं। और जो रात बेरात में कोई यात्री अगर इस रोड पर किसी वजह से उसकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल या कुछ सुविधा खत्म हो जाती है, तो उसको वह सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि इस सुविधा के लिए पहले जिन लोगों ने पूर्व में टीएनडी फ्लाईओवर को इस्तेमाल किया और आज कर रहे हैं, उन्हें फर्क नजर आता होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल HB रिएक्शन लाइव। आज मैं आपको बारापूला और डीएनडी फ्लाईओवर के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। और जिन लोगों ने इसे पहले इस्तेमाल किया होगा, वे आज और पहले के डीएनडी और बारापूला के पुल के बारे में फर्क जानते होंगे। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों ये हम चल रहे हैं अभी बारापूला जो पुल है उसके प्रथम फेज की ओर चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। और इस पुल पे कभी हमारा जब ये इसका निर्माण हुआ था तो इस पे बहुत कम गाड़ियां चला करती थी। और यह पुल जो है डीएनडी को नोएडा को सफदरजंग क्षेत्र से मिलाने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नज़दीक तक बनाया गया था। और आगे जो है वो अंडरपास होते हुए अन्य रोडों से सफदरजंग तक मिला करते थे। लेकिन आज 2024 में इसकी स्थिति यह है कि इसका एक्सटेंशन हो के यह मयूर विहार फेज 1 तक बन रहा है। और तीसरे और चौथे फेज का काम अभी वहां चल रहा है। 2 फेज में यह पुल काफी समय से चालू है। ये देखो, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है और ये सामने सीजीओ कॉम्प्लेक्स है। और इसकी स्थिति यह है कि इस पे कई लूप बन चुके हैं, जबकि इसमें पहले केवल 2 ही लूप थे। और यह जो पुल है, यही पुल सराय काले खां की साइड के रोड को भी मेरठ एक्सप्रेस वे से जोड़ता है। और जब इससे लूप से आगे कट से साइड में राइट साइड में चले जाओ तो यह डीएनडी की तरफ मिल जाता है। इस पुल के ऊपर अब ट्रैफिक की यह हालत है कि इस पर जबकि नॉर्मल सा टाइम होता है, उस समय पे भी ट्रैफिक जो है जाम की स्थिति में रहता है। और किसी न किसी छोटी से छोटी बाधा के कारण भी यहाँ पर जाम लग जाता है। ये देखो ट्रैफिक की स्पीड जगह जगह पर रुक रुक के चलता है। और खास तौर पे जहाँ लूप मिलते हैं वहां पर तो बिल्कुल स्लो हो जाता है। इस पुल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि इस पर आए दिन जाम लगा रहता है। और इस पर पहले जहां 2 ही कट बने हुए थे, तो आज इस पर कम से कम 6-7 कट बन चुके हैं। और उन कटों से जो ट्रैफिक आता है उसकी वजह से जहां पर मर्जिंग पॉइंट है वहां पर भी ट्रैफिक की भसड़ बनी रहती है। इस स्थिति में जो ट्रैफिक है वहां पर धीरे धीरे बढ़ता है और यहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय और खतरनाक हो चुकी है। की तरफ मिल जाता है। इस पुल के ऊपर अब ट्रैफिक की यह हालत है कि इस पर जबकि नॉर्मल सा टाइम होता है, उस समय पे भी ट्रैफिक जो है जाम की स्थिति में रहता है। और किसी न किसी छोटी से छोटी बाधा के कारण भी यहाँ पर जाम लग जाता है। ये देखो ट्रैफिक की स्पीड
जगह जगह पर रुक रुक के चलता है, और खास तौर पे जहाँ लूप मिलते हैं वहाँ पर तो बिल्कुल स्लो हो जाता है। और ये रोड जो है आने वाले समय में जब मयूर विहार एक्सप्रेसवे से मिलेगी, मेरठ एक्सप्रेसवे से लिंक हो जाएगी, तो उसके बाद तो इसकी स्थिति बहुत गंभीर ट्रैफिक के हिसाब से हो जाएगी, जो कि बिल्कुल चींटी की चाल पर चलने वाली हालत में हो जाएगी। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कि सड़कों का दबाव जो है, एक किसी सड़क को अगर बनाया गया है तो उसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव कम करने के बारे में सोचा जाए, ना कि और अधिक बढ़ाया जाए, क्योंकि एलिवेटेड पुलों का चौड़ीकरण या विस्तारीकरण नहीं किया जा सकता, और एक लिमिट तक ही इसके ऊपर ट्रैफिक का दबाव बनाया जा सकता है। नहीं, अन्यथा यह पुल जो है यह टूटने की हालत में भी हो सकता है और इसकी लाइफ पर भी फर्क पड़ता है। यही पुल आगे मैं आपको डीएनडी पे मिलते हुए भी दिखाऊंगा। ये अभी चल रहे हैं बारापुला के ऊपर ही, और जब ये पुल चालू हुआ था तो उस टाइम पर सराय काले खां की साइड वाला लूप बना था, और ट्रैफिक जो है सराय काले खां क्योंकि उस साइड में खेलगांव पड़ता है, जो कि कॉमनवेल्थ गेमों के टाइम पे बनाया गया था, तो उसके लिए सुविधा दी गई थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका विस्तारीकरण होता चला गया, और यह पुल जो है यह सेकंड फेज में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आगे सफदरजंग मेडिकल तक चला गया, और अब तीसरे और चौथे फेज में यह पुल जो है यह पुल आगे मयूर विहार फेज 1 की तरफ को बन रहा है। और इसी के बगल से अब ये देखो, ये मेट्रो लाइन भी, रैपिड मेट्रो की लाइन जो कि सोनीपत पानीपत साइड वाली और क्या नाम बोलते हैं, गुड़गांव की साइड में जाएगी, रेवाड़ी की साइड के लिए। और आगे जो पुल दिखाई दे रहा होगा ये मेरठ मेट्रो का, रैपिड मेट्रो का पुल है, जो कि अब अंतिम निर्माणाधीन पड़ाव की ओर है, और उसके बाद कुछ समय बाद इस पे भी मेट्रो दौड़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए सामने जो पुल यह यमुना नदी आ चुकी है, और इस पे जो ये पानी रुका हुआ है, और सामने पुल है, रेलवे का पुल है, यह जो रैपिड मेट्रो मेरठ के लिए जा रही है उसका पुल है। लेकिन नीचे जो ये नदी एक रोकी हुई है, ये दिल्ली वालों को पानी की सुविधा पहुंचाने के लिए बनाई गई है, और यदि इस पर जो बने बैराज हैं उनको तोड़कर और एक डिस्टेंस पर डैम बना दिए जाए, तो उससे यह होगा कि डैम के बीच में एक डैम से दूसरे डैम तक स्टीमर सेवा चलाई जा सकती है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा होगी और सड़कों पर दबाव कम होगा। यह एक
नया प्रयास हो सकता है और एनसीआर को इससे अन्य कई सुविधाएं भी प्राप्त होगी। तो सरकार को इसके बारे में सोचने की जरूरत है और साथ ही साथ यह जो फालतू का अतिक्रमण किया हुआ है उसे भी इस क्षेत्र से हटाने की जरूरत है। अन्यथा अतिक्रमण राजनीतिक तौर पर तो फायदेमंद है, लेकिन जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर बहुत नुकसानदायक है और इसे सोचने की जरूरत है। इसी रोड पे जो आगे कट है, ये कट मयूर विहार के लिए चला गया और ये जो है इस पर भी टोल लिया जाता था, लेकिन आज की डेट में उस रोड पर भी टोल बंद कर दिया गया है। और जब तक यह रोड टोल रोड कहला था, जब तक इसमें टोल संग्रह किया जाता था, तब तक तो इस रोड का वेल मेंटेन होता था और हर साइड से सुरक्षा और सुविधा मिलती थी। लेकिन जैसे ही टोल लेना बंद हुआ और यह रोड जो है इसके ऊपर केस लगा, तब से लेके अब तक इस रोड पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल बिगड़ गई हैं। और जो रात बेरात में कोई यात्री अगर इस रोड पर किसी वजह से उसकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल या कुछ सुविधा खत्म हो जाती है तो उसको वह सुविधा नहीं मिल पाती, क्योंकि इस सुविधा के लिए पहले जहां क्रेन सर्विस चलती थी और पेट्रोलिंग सर्विस चलती थी, आज की डेट में यहां गार्ड जो हैं वो भी अनदेखी करते हैं। और जो यदि कोई आदमी की गार्ड से कुछ कंप्लेंट करता है तो गार्ड सीधा बोल देते हैं जी कि हमारा इस प्रकार की कोई सुविधाएं हमारे पास नहीं है और ना हम दे सकते, हम केवल अपने सामान की सुरक्षा के लिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि इस रोड पर पुनः एक मिनिमम चार्ज के साथ टोल पुनः चार्ज करके और सभी सुविधाएं दी जाए तो उससे एक और जहां इस सड़क का पुनर्जीर्णोद्धार हो जाएगा और यात्रियों को जो सुविधाएं मिलेंगी उससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनके जो भय दिमाग में रहेगा उस भय को भी दूर करके वह भय मुक्त यातायात कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस सड़क से जो कमाई होगी उससे इस सड़क का पुनः निर्माण और रखरखाव किया जा सकेगा। और जो ये टोल हैं, इस टोल के आसपास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में यदि सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिक उत्पादन किया जाए, बिजली उत्पादन किया जाए, तो उससे जहां जो सड़कों पर जो लाइटें लगी हैं उनके ऊपर जो बिजली का खर्चा आता है उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ उससे जो बिजली उत्पादन होगा उस उत्पादन को यदि सरकार को दिया जाए तो उससे भी धन अर्जित होगा। तो इस प्रकार की सुविधाओं के लिए और इसके रखरखाव के लिए तथा अन्य सुविधाओं के लिए इस रोड पर मिनिमम चार्जेस के साथ टोल पुनः चालू होना चाहिए और जो भी इसमें कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन इत्यादि जो है उनका निर्माण होना चाहिए। और साथ ही साथ जितने भी ये जो पेड़ सड़क के किनारे पे जो क्षेत्र हैं इनमें बड़े पेड़ों को तो रखा जाए, लेकिन जो झाड़ियां जो बनी हुई हैं उन झाड़ियों को यहाँ से साफ करवाने की आवश्यकता है, जिससे कि चोर उचक्के और लुटेरे इत्यादि व जो कीड़े अन्य नुकसानदायक जीव सड़क पर आते हैं उनसे सुरक्षा हो पाएगी। साथ ही साथ लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेंगे, जिससे कि देश के अंदर बेरोजगारी की भी कमी आएगी और लोग जो हैं वे सुविधाओं का आनंद उठा पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे नए वीडियो के साथ आने की आज्ञा चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जो हैं मेरे चैनल को देख सकें और अपने व्यूज मुझ तक पहुंचा सकें। और धन्यवाद।